नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान के 2 पाठ पूर्ण कर चुके हैं। आज हम तीसरा पाठ वनस्पति जगत अध्ययन करेंगे। तो हम वनस्पति जगत अध्ययन करने से पहले कुछ पीछे का परिचय और हमने क्या क्या अध्ययन किया उसके बारे में चर्चा करते हैं कि परिचय क्या है पाठ का। कि वेटेकर ने, हमने पीछे पाठ में पढ़ा कि वेटेकर ने जो पंच जगत वर्गीकरण पद्धति थी जिसका हम आज वर्तमान समय में अध्ययन करते हैं, उसके अंतर्गत हमने पिछले पाठों में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस पाठ में प्लांटी, वनस्पति पादप का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो प्लांटी जगत का अध्ययन हम शुरू करते हैं। जगत प्लांटी, वनस्पति जगत। जो प्लांटी जगत के पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें सुस्पष्ट केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। सुस्पष्ट कोशिकांग कोशिकांग झिल्ली से घिरे हुए पाए जाते हैं। तो कोशिका होती है जो प्लांटी पादपों की, वो यूकैरियोटिक होती है। ये बहुकोशिकीय होते हैं ज़्यादातर, कुछ शैवालों को छोड़कर। प्रकाश संश्लेषी होते हैं जो अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें मेटाफाइटा भी कहा जाता है। तो पादप जगत को मेटाफाइटा, परीक्षा में याद रखना, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लांटी है उसको ही मेटाफाइटा के नाम से जाना जाता है। तो हम पाठ के शुरुआत में हम पादप जगत के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं कि पादप जगत के में कौन कौन से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आवास की बात करते हैं। तो आवास में ये जलीय व स्थलीय दोनों आवासों में पाए जाते हैं। कुछ पादप जलीय आवासों में, कुछ स्थल पे पाए जाते हैं। तो अधिकांश शैवाल, अब हम इनका अलग अलग अध्ययन करते हैं। जो पादप जगत होते हैं उनके 5 भागों में उन्हें विभाजित किया गया है। शैवाल, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उनमें से जो शैवाल होते हैं वो जलीय होते हैं। ब्रायोफाइटा के जो पहला शैवाल है, शैवाल ज़्यादातर जलीय है, जो दलदली स्थानों में, कीचड़ में, पानी में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनके सदस्य स्थलीय होते हैं, लेकिन इन्हें निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है। तो निषेचन इनमें जो होता है वो जल के माध्यम से होता है। टेरिडोफाइटा अधिकांश सदस्य होते हैं वो स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ इनके सदस्य जलीय भी पाए जाते हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। अनावर्त बीजी जो जिम्नोस्पर्म पादप और आवर्त बीजी जो पादप हैं, ये मुख्यतः स्थलीय ही पाए जाते हैं। यद्यपि अनेक आवर्त बीजी हैं, कुछ ऐसे आवर्त बीजी भी हैं जो जल में पाए जाते हैं, जिनका हम जब आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मतलब इनमें इनका आवास की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः जो पादप जगत है वो स्थल और जल दोनों जगह पे पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका संरचना होती है, पादप जगत के सदस्य मुख्यतः बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें शरीर होता है वो बहुकोशिकीय होता है। यदि अपवाद स्वरूप कुछ शैवाल जो होते हैं, जो शैवाल वर्ग के जंतु हैं, उनकी जो जनन संरचनाएं हैं वो एकोशिकीय होती हैं। इन्हें पादप जगत में ही रखा गया है। क्यों रखा गया है इनको पादप जगत में? क्योंकि इनमें प्रमुख लक्षण होता है कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इस कारण शैवालों को पादप जगत में रखा गया है। जब हम इनके आकार की बात करते हैं तो आकार, पादप जगत के जो जीव है उनका आकार अत्यंत सूक्ष्म लेके बहुत बड़ा आकार भी पाया जाता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पादप होते हैं जिनका आकार तो कुछ माइक्रोन मीटर यानी मिलीमीटर लंबे होते हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सैकड़ों मीटर लंबे होते हैं। तो आकार यह अति सूक्ष्म, जैसे क्लोरेला शैवाल है, इसका आकार मात्र 1.5 से 15 मिलीमीटर होता है, यानी बहुत सूक्ष्म आकार होता है। जबकि इसकी तुलना जब हम एक विशाल पादप जिसका नाम है यूकेलिप्टस, इसकी लंबाई 114 मीटर से अधिक होती है। तो यानी एक तरफ तो इसमें अत्यंत सूक्ष्म पौधे पाए जाते हैं और एक ऐसे पौधे भी इसमें पाए जाते हैं जिनकी लंबाई सैकड़ों मीटर होती है। इनकी जो सुकेंद्रीय प्रकृति होती है, इनकी जो केंद्रक होती है, इनमें कोशिकाएं सुविकसित होती हैं। हमने पढ़ा ये यूकैरियोटिक जीव है, तो इनकी जो कोशिका है वो सुविकसित होती है। केंद्रक और इनके जो कोशिकांग होते हैं वो कलाबद्ध होते हैं, मतलब झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। उनके चारों ओर झिल्ली का आवरण पाया जाता है।
इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनमें सेल्यूलोज की बनी दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल्यूलोज की बनी हुई कठोर दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। रिक्तिका, पादप कोशिका की जब हम संरचना देखते हैं तो उसमें एक या एक से अधिक बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो इनकी कोशिकाओं में एक या अधिक रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। लवक और वर्णक की जब बात करें तो इनमें जो लवक होते हैं, पादपों की कोशिकाओं में लवक उपस्थित होते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, अन्य वर्णक पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक हरित लवक होते हैं जिनका रंग हरा होता है, अवर्णी जिनका कोई रंग नहीं होता, और वर्णी लवक जिनमें कई पीले भूरे प्रकार के कई प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एंथोसाइनिन है या अन्य जो भी हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन। तो इस प्रकार से इनमें लवक और वर्णक है वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। और इनमें जो प्रमुख होता है वो होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होता है वो एक पादपों का विशिष्ट लक्षण है जो अन्य किसी में नहीं पाया जाता। जिन जंतुओं में, जीवों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है उनको पादप जगत में रखा गया है। जैसे शैवाल है, तो शैवाल में वैसे पादप के कोई भी गुण नहीं होते हैं, लेकिन जब हम शैवाल की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उस शैवाल को क्लोरोफिल होने की उपस्थिति के कारण ही उसे पादप जगत में रखा गया है। प्रकाश संश्लेषण, ये पौधों का एक प्रमुख लक्षण होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों का आहार भी होता है। एक तो सभी पौधों में हरित लवक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है, तभी ये प्रकाश का अवशोषण करके उसे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे सौर ऊर्जा द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें जो पौधे होते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। इनके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो मंड के रूप में होता है। जंतुओं में जैसे अपने अंदर बात करें तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन पौधों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो मंड के रूप में होता है। पौधों में वृद्धि पाई जाती है, अनिश्चित वृद्धि होती है, कोई निश्चित वृद्धि नहीं होती है, और इसके जो वृद्धि के बिंदु होते हैं वो उपस्थित होते हैं जो एक निश्चित दिशाओं में वृद्धि करते हैं। तो इनके कुछ सभी भाग वो वृद्धि नहीं करते, जो जिन भागों में वृद्धि से संबंधित निश्चित बिंदु उपस्थित होते हैं वही भाग इसमें वृद्धि करते हैं। प्रचलन, आपने देखा पादप अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, प्रचलन नहीं करते, अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह पर गमन नहीं करते हैं, तो पादपों में प्रजनन का अभाव पाया जाता है। किंतु कुछ एकोशिकीय या निवयी रूप से प्रजनन पाया जाता है, जैसे शैवालों में पाया जाता है। तो कुछ शैवाल होते हैं जो एकोशिकीय शैवाल हैं, या अन्य जो कुछ जो निवयी मतलब समूह में रहने वाले शैवाल होते हैं, उनमें प्रचलन का गुण पाया जाता है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। और इनकी जो जनन संरचनाएं होती हैं, पादपों की जो जनन संरचनाएं होती हैं वो गतिशील होती है, क्योंकि पादप की गति के कारण ही वो है जनन संरचनाएं हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प या एक पादप से दूसरे पादप तक गति करते हैं। उत्तेजनशीलता, पादपों की जो उत्तेजनशीलता होती है वो अत्यंत धीमी होती है। तो ये कोई भी उद्दीपन है, गर्म ठंडा या इसके प्रति जो उद्दीपन प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं वो काफ़ी धीमी प्रदर्शित करते हैं। तो पादपों में उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया है वो धीमी व मंद होती है। इनमें जो प्रजनन होता है, प्रजनन है वो वृद्धि प्रकार का, मतलब कायिक प्रकार का। वृद्धि किसको बोलते हैं? कायिक जनन को। तो वृद्धि प्रकार का भी पाया जाता है कुछ पादपों में, कुछ में लैंगिक जनन होता है और कुछ में लैंगिक जनन। तो इसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, लैंगिक भी पाया जाता है, लैंगिक भी पाया जाता है, वृद्धि मतलब कायिक प्रकार का जनन भी पाया जाता है। तो ये तो हमने पादपों के कुछ विशिष्ट लक्षण पढ़े, सामान्य लक्षण पढ़े जो पादपों के में पाए जाते हैं, जो इन्हें अन्य जगतों से अलग करते हैं। अब हम पादप संबंधी कुछ विशिष्ट जानकारियाँ जो अपने कई प्रकार से पूछी जाती है परीक्षाओं में, एग्जाम में, कंपटीशनों में। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो हमने पीछे भी पढ़ा है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होता है? थियोफ्रास्टस होता है। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है, पादप वर्गीकरण की कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति किसने विकसित की? तो लिनियस ने विकसित की। पादप वर्गीकरण की जो कृत्रिम वर्गीकरण सबसे पहले जो पद्धति आई थी उसको विकसित किसने किया? तो वो पद्धति लिनियस ने विकसित की थी।
फिर अगला प्रश्न आता है कि जंतुओं के लिए प्राकृतिक वर्गीकरण किसने किया? तो लिनियस ने किया था। और पादपों के लिए प्राकृतिक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? सिम्बर ने किया था। तो याद रखना, ये जंतुओं के लिए पहला प्राकृतिक वर्गीकरण लिनियस ने प्रतिपादित किया था और पौधों के लिए पहला प्राकृतिक वर्गीकरण सिम्बर ने प्रतिपादित किया था या प्रस्तुत किया था। फिर अगला आता है कि पादप वर्गीकरण की जातिवर्तीय पद्धति किसने विकसित की थी? तो उसका नाम था इंग्लक। उन्होंने 1998 में विकसित की थी। तो ये तो सामान्य जानकारियाँ थी पादप के बारे में। अब हम पाठ शुरू करते हैं, वर्गीकरण शुरू करते हैं। तो पादपों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो विशिष्ट लक्षणों के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, जिसे हम शैवाल या एल्गी बोलते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है अनावर्त बीजी जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और पांचवा है आवर्त बीजी जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। जो थैलोफाइटा होते हैं वो सबसे सरल प्रकार के पादप होते हैं। सरल प्रकार के पादप क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। न इनमें जड़ उपस्थित होती है, न पत्ती उपस्थित होती है, न तना उपस्थित होता है। केवल ये तीनों ही गुण जो पादप के होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते, फिर भी इसको पादप जगत में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। दूसरा जगत की बात करते हैं हम ब्रायोफाइटा की, जो इससे कुछ विकसित प्रकार के पादप आते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, लेकिन पत्तियों के समान, तनाव के समान जो संरचना पाई जाती है उसको हम थैलस बोलते हैं। यानी इनमें थैलस संरचना उपस्थित होती है, जो पत्ती सदृश संरचनाएं होती है। और इसमें जड़ सदृश जो संरचना पाई जाती है उसे राइजोइड बोलते हैं। तो जड़ के समान जो संरचनाएं इसमें विकसित दिखाई देती है, जड़ नहीं होती लेकिन जड़ के सदृश संरचनाएं होती है, उन्हें राइजोइड कहते हैं। तो ये इनसे कुछ विकसित प्रकार के पादप हैं, थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो टेरिडोफाइटा है, वो इन दोनों से ज़्यादा विकसित पादप हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जड़ भी पाई जाती है, तना भी होता है, पत्ती, ये तीनों इसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन बीज नहीं बनते हैं, इसमें बीज नहीं बनते हैं। तो इसलिए ये इन दोनों से विकसित पादप है। हम अब आगे और बढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा विकसित पादप है वो अनावर्त बीजी वर्ग में रखे गए हैं, जिसमें जड़, तना, पत्ती और बीज भी उपस्थित होते हैं, लेकिन बीज जो होते हैं वो बीजावरण द्वारा नहीं ढके हुए होते हैं। तो इन्हें नग्न बीजी पादप कहते हैं। तो अनावर्त बीजी पादपों को नग्न बीजी पादप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनमें जड़, तना, पत्ती, बीज सब उपस्थित होते हैं, लेकिन बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, यानी फल के द्वारा वो ढके हुए नहीं होते हैं, फल में विकसित नहीं होते हैं। सबसे विकसित जो पादप आते हैं वो आते हैं आवर्त बीजी पादप। आवर्त बीजी जो पादप है उनमें जड़ भी होती है, तना भी होती है, पत्ती भी होते हैं, पुष्प भी बनते हैं, क्योंकि पुष्प के अंदर ही बीज का निर्माण होता है, फल भी बनते हैं, पुष्प भी बनते हैं, बीज बनते हैं, बीजावरण भी पाया जाता है, इसलिए इन्हें आवर्त बीजी पादप कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा विकसित प्रकार के पादप होते हैं। तो सामान्यतः यदि कोई ऐसा पौधा हम देखते हैं जिसमें पुष्प पाया जाता है तो ये एक विशिष्ट लक्षण है कि जिस पौधे में पुष्प पाया जाता है वो आवर्त बीजी पादप कहलाता है, क्योंकि वो पुष्प बनेगा, फल बनेगा, फल के अंदर बीज विकसित होंगे। तो इस प्रकार से पादप को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। आज हमने यहाँ तक अध्ययन किया है। अगले पाठ से हम इन सब वर्गों का हम एक एक करके अध्ययन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा का अध्ययन करेंगे, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र कीजिए और अगले वीडियो में हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।